नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर। खास इसलिए है क्योंकि अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और आपके साथ रहूंगी मैं जया सिन्हा और भावना। सुप्रभात जय, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और राजस्थान के जयपुर जाएंगे। बुलंदशहर में वो कई विकास परियोजनाएं जो है वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उधर जयपुर में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उनका स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, मताधिकारों की बात करेंगे, उससे जुड़ी तमाम अपडेट होगी। और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। तो ये सारी खबरें आज नया सवेरा के अंक में होने वाली है। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर को देंगे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। रेल, सड़क, तेल और गैस, साथ ही शहरी विकास और आवास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं करेंगे राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का करेंगे स्वागत। दोनों नेता जंतर मंतर और हवा महल सहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का करेंगे दौरा। निर्वाचन आयोग के राष्ट्र सेवा के 75 वर्ष पूरे। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थीम के साथ देश भर में आज मनाया जा रहा है 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी नेशनल वोटर्स डे पुरस्कार। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी, आम जनजीवन प्रभावित, रेल और हवाई सेवाओं पर पड़ा असर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस का एक सैन्य विमान यूक्रेन सीमा पर दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार यूक्रेन के 65 युद्धबंदियों सहित सभी 74 लोगों की मौत। कैदियों की अदला बदली के लिए रूस के बेलगोरोड जा रहा था विमान। भारत की धांसू मुक्केबाज मैरी कॉम ने की संन्यास लेने की घोषणा। 41 वर्षीय मुक्केबाज रिकॉर्ड 6 बार रही हैं विश्व चैंपियन। 2012 के ओलंपिक में कांस्य का पदक जीतकर देश को किया था गौरवान्वित। और साथ ही खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से हैदराबाद में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से टीम इंडिया के लिए सीरीज बेहद अहम। तो ये थी सुर्खियां और आइए देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। संबोधन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के समस्त राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और फिर अंग्रेजी में इसका प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया हो जाएगा। संबोधन को आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा निगरानी की जा रही है। आज रात से ही बॉर्डर पर हेवी व्हीकल की एंट्री बंद कर दी जाएगी। शहर के अंदर भी जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। पुलिस खुफिया एजेंसियों से लगातार संपर्क में है और संवेदनशील इलाकों में जवानों की तैनाती की गई है। गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में जगह जगह कमांडो दस्तों ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। दर्जन भर से ज्यादा स्थानों पर दिल्ली पुलिस के कमांडो दस्ते से लैस विशेष पराक्रम वाहनों की भी तैनाती कर दी गई है।
गणतंत्र दिवस के दौरान सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए कर्तव्य पथ से लेकर आसपास के स्थानों पर एनएसजी के कमांडो सहित अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और बस अड्डों पर भी संदिग्धों की निगरानी की जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली जानकारी के आधार पर जमीन से लेकर आसमान तक और नदी में भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एसपीजी, एनआईए आदि लगातार इलाके में निगरानी रख रही है। एरियल अटैक के खतरे को देखते हुए दिल्ली के आसमान में ड्रोन, ग्लाइडर, बैटरी से चलने वाले एयरक्राफ्ट व पैरा जंपिंग उड़ान, हॉट एयर बैलून जैसी हवा में उड़ने वाली सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जमीन पर जगह जगह मचान बनाकर हथियारबंद जवानों को तैनात कर दिया गया है। ऊंची बिल्डिंगों पर स्नैपर्स की तैनाती कर दी गई है। कर्तव्य पथ और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। फंक्शन का एरिया है जो कर्तव्य पथ और उसके आसपास का इलाका है, वहां पर 14,000 से लगभग ज्यादा फोकस्ड स्पेसिफिक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पुलिसकर्मी डिप्लॉय हो रहे हैं। और इसके साथ ही चूंकि सिक्योरिटी और सुरक्षा दिल्ली में खास करके कोई भी जगह आइसोलेशन में नहीं होता है, तो इंटायर दिल्ली और साथ ही जो एनसीआर का रीजन है उस पर फोकस करके, जो अगर मैं ये कहूं यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तमाम दिल्ली पुलिस का रैंक एंड फाइल है वो ड्यूटी पे होगा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजधानी में महीने भर से उच्च स्तरीय जांच चल रही है। होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, रेंटर वेरिफिकेशन की जा रही है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की कवायद में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। हमने 6 लेयर की सिक्योरिटी लगाई, जिसमें 3 फिजिकल लेयर हैं, जिसके अंदर से हर बंदे को जैसे डीएफएमडी एक्सरे मशीन्स में सामान या डीएफएमडी में से इंसान को गुजरना पड़ेगा। उसके अलावा 3 लेयर की हमारी सिक्योरिटी पहले फोर्स मैन पावर को डिप्लॉय करके भी है और उसके अलावा सीसीटीवी के द्वारा भी हमारे सर्विलेंस है। सीसीटीवी में भी हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम सर्विलेंस पे कर रहे हैं और ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल हमने सिक्योरिटी में किया हुआ है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी रूट को लेकर एडवाइजरी जारी की है ताकि परेड देखने के लिए आने वाले हर दर्शक को सहूलियत हो सके। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है और उनके जवान भी पूरी तरह से तैयार हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल यहाँ पर चाक चौबंद किया गया है। हर जाने आने वाले की यहाँ पर चेकिंग हो रही है। साथ ही साथ 26 जनवरी के दिन खास तौर पर विशेष चेकिंग की जाएगी। हर जगह मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, हाईली इक्विपमेंट लगाए गए हैं, ड्रोन से, सीसीटीवी कैमरा से हर एक व्यक्ति की निगरानी की जाएगी। आसमान से लेकर जमीन तक चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो इस परेड की निगरानी करेगी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, उससे बचने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर के भी खास एडवाइजरी जारी की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन से रास्तों का उस दिन आप इस्तेमाल करेंगे और कौन से रास्तों पर नहीं जाएंगे। साथ ही साथ क्या सामान लेकर के जाएंगे और क्या सामान नहीं लेकर के जाएंगे, इसके भी साफ संकेत और हिदायत दे दिए गए हैं। यानी आप परेड में समय से पहले पहुंचें और शांति से इस परेड का आनंद लें। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो एडवाइजरी पढ़ के ही दिल्ली वासी घर से बाहर निकले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर का दौरा करेंगे। पीएम बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल एवं गैस और शहरी विकास एवं आवास जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा, न्यू रेवाड़ी के बीच डबल लाइन 173 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत खंड को दोनों स्टेशनों से मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मथुरा पलवल खंड और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंड को जोड़ने वाली चौथी लाइन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये नई लाइनें राष्ट्रीय राजधानी की दक्षिणी, पश्चिम और पूर्वी भारत तक रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल की टुंडला गवारिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये 255 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना तय समय से काफी पहले पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,714 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये परियोजना 747 एकड़ में फैली हुई है।
और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, सुप्रभात। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी पहली जनसभा हो रही है बुलंदशहर में, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में महत्वपूर्ण है। 2014 की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से सियासी शंखनाद शुरू किया था। देखिए, बिल्कुल, और राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी इसी बात की हो रही है कि ये प्रधानमंत्री की एक बड़ी चुनावी सभा है, क्योंकि 2000 में उनको एक प्रचंड जीत के रूप में जो तोहफा है वो जनता ने दिया था। और अब इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से शुरुआत कर रही है, चुनावों का आगाज कर रही है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें कि 19,000 करोड़ से ज्यादा की तमाम परियोजनाएं, उनकी शुरुआत और लोकार्पण प्रधानमंत्री यहां से करने जा रहे हैं, जिसमें आपने खुद बताया है कि रेल से लेकर, सड़क से लेकर, इसके अलावा गैस और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर ये तमाम परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत होगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बुलंदशहर और खास तौर से जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है उसके लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि उसके विकास में एक मील का पत्थर ये तमाम परियोजनाएं साबित होंगी। और इसके साथ साथ जो लोग हैं उनको इस परियोजनाओं का जो लाभ है वो आने वाले समय में मिलेगा। तो उस लिहाज से ये आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। और राजनीति के लिहाज से भी देखें तो एक बूस्ट मिलेगा, खासतौर से वेस्टर्न यूपी के जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं। खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार यहाँ पर 2 बार आए हैं, उन्होंने जायजा लिया है, स्थिति को देखा है। और इसके अलावा लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनके आने का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। 3 बड़े बड़े पंडाल हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें 2 से 3 लाख लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है उसका इंतजाम किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी विशाल एक जनसभा यहाँ पर होने जा रही है। बिल्कुल नीरज, यहाँ पर करोड़ों रुपए की सौगात आज मिलने जा रही है बुलंदशहर को। तो साफ तौर पर ना सिर्फ बुलंदशहर बल्कि आसपास के जो इलाके हैं उनकी भी तस्वीर बदलती नजर आएगी। क्या कुछ अपेक्षाएं हैं लोगों की? इतनी शीतलहर इस वक्त चल रही है उत्तर भारत में, उसके बावजूद लाखों लोगों के, हजारों लोगों के वहां पहुंचने की उम्मीद है। आपने वहां बातचीत की होगी, क्या कुछ अपेक्षाओं के साथ, उम्मीदों के साथ वो आ रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने? देखिए, यहाँ पर जो भी लोग पहुंच रहे हैं उनका यही कहना है कि जिस तरीके से पिछले 8-9 सालों में आपने देखा होगा कि देश के अंदर जो विकास जिस तेजी के साथ हुआ है, हर एक लोग हैं उनकी जो भावना है उसका सम्मान जो केंद्र सरकार है उसने किया है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार है, डबल इंजन की तरह जिस तरीके से विकास के तमाम कार्यों को कर रहे हैं, इसी तरह के जो कार्य हैं वो लगातार होते रहने चाहिए। खासतौर से आपने देखा होगा केंद्र सरकार की कई सारी ऐसी योजना है जो गरीब कल्याण को लेकर है, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, इसके अलावा उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात करें, गरीब लोगों को मकान दिए जाने की बात करें, ये तमाम ऐसी योजना है जो लगातार चलती रहनी चाहिए। खासतौर से आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जो मुफ्त अनाज लोगों को दिया जा रहा है उस अनाज को लगातार आगे भी बढ़ाया गया है। तो इस तरह की तमाम योजनाएं लगातार चलनी चाहिए। और लोगों का ये कहना है कि वो एक स्थायी सरकार चाहते हैं और एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो लगातार काम करती रहे, केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य जो सरकार है वो उनको लागू करते रहे। तो इस तरह की उनकी अपेक्षाएं हैं और इस तरह की उम्मीद भी है कि वो सरकार चाहते हैं, स्थायी सरकार चाहते हैं और विकास के कामों पर आगे बढ़ने वाली सरकार चाहते हैं। धन्यवाद नीरज, इतनी तमाम अपडेट हम तक साझा करने के लिए और बताने के लिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंच रहे हैं, जहां वे 19,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले आगे बढ़े, आइए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having 2 basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम।
एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है। फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। टू हेल्प इंडिया बी टीबी फ्री by 2025. टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम जयपुर जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शहर में जंतर मंतर, हवा महल और एल्बर्ट हॉल संग्रहालय सहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। तो पीएम का जयपुर दौरा, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृतपाल, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वहां पर? मशहूर आमेर किले का दौरा करेंगे, भारतीय सांस्कृतिक छटा का भी आनंद लेंगे, साथ ही साथ विपक्षीय वार्ता होगी, तो कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं जो चर्चा का केंद्र रहेंगे? देखिए, जैसे भावना ने कहा कि आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जयपुर में पधारेंगे, और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे पे, वो आज दोपहर यहाँ जयपुर में पधार रहे हैं। तो दोनों लीडर्स शाम को एक रोड शो करेंगे। पहले जो फ्रेंच राष्ट्रपति हैं वो आमेर फोर्ट जाएंगे। एक 16th सेंचुरी फोर्ट है, करीब 11 किलोमीटर जयपुर के बाहर अरावली हिल्स पर, और यूनेस्को साइट है। फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके कुछ घंटों बाद यहाँ पहुंचेंगे, तो दोनों नेता एक रोड शो करेंगे, जहां पर वो हवा महल जाएंगे। एक्सपेक्टेड है कि वो चाय पे चर्चा करेंगे, और हो सकता है कि फ्रेंच राष्ट्रपति यहाँ के जो फेम्ड हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो कुछ खरीदे। और फिर उसके बाद रामबाग पैलेस में दोनों की बायलैटरल मुलाकात है, जहां तमाम जो रीजनल मैटर्स हैं, बायलैटरल मैटर्स हैं, डिफेंस डील्स हैं, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इन मुद्दों पर डिस्कशंस करेंगे। डिफेंस एक खास मुद्दा रहेगा, खास करके जो मैरीटाइम कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक में एक्सपैंड हो रही है, उन पर बात होगी। उसके अलावा देखें, रीजनल मुद्दे और जो ग्लोबल मुद्दे हैं, हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन में चल रहा संघर्ष, इन सब पर बात होगी। जी अमृतपाल, जैसा आपने बताया कि गुलाबी शहर पूरी तरीके से तैयार है अपनी मेहमान नवाजी करने के लिए। आपने जिस तरीके से बताया कि भारत और फ्रांस के बीच जो रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, और अगर साल 2023 की बात ही की जाए तो करीब 9 बार भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। तो अब जब ये वार्ता हो रही है और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण है ये उनकी विजिट? देखिए, काफी महत्वपूर्ण विजिट है। दोनों, जैसे आपने कहा कि दोनों के जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं दोनों। आपको याद होगा जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट थे बैस्टिल डे परेड में, जो पेरिस में हुई थी, वो उनका नेशनल डे है, जैसे हमारा रिपब्लिक डे है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी उसी किस्म का स्वागत मिलेगा, रेड कार्पेट स्वागत, जब वो आज दोपहर यहाँ पधारेंगे और कल रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट होंगे। उनकी एक बड़ी कंटिंजेंट है जो 95 मेंबर मार्चिंग कंटिंजेंट है, जिसमें एक 33 मेंबर बैंड है, और 2 राफेल फाइटर जेट्स हैं, एक एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कल हमारे गणतंत्र दिवस में के समारोह में पार्ट लेगा, में शिरकत करेगा। तो काफी मजबूत रिश्ते हैं,
और जब आज दोनों लीडर्स रामबाग पैलेस में जयपुर में मिलेंगे तो ये कोऑपरेशन को कैसे आगे लेके जाया जाए, खास करके डिफेंस के क्षेत्र में और यूपीआई ट्रांजैक्शंस में, डिजिटल इकोनॉमी में इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो इस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल। फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपसे आगे अपडेट देते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री का जयपुर दौरा और खासतौर पर जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि फ्रांस का मार्चिंग कंटिजेंट और बैंड कंटिजेंट रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा ले रहा है, तो वो भी एक बड़ी हाईलाइट होने जा रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अयोध्या नगरी की। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अयोध्या धाम एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अयोध्या धाम की बड़ी भूमिका होगी। एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार अब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री रामलला के दर्शन करेंगे, जो मक्का और वेटिकन सिटी जाने वाले कुल तीर्थयात्रियों से ज्यादा होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। अमेरिकी कंपनी जेफरीज इक्विटी रिसर्च ने एक ताज़ा रिपोर्ट में अयोध्या में सालाना 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री आने का अनुमान लगाया है, जबकि मक्का में सालाना 2 करोड़ और वेटिकन सिटी में सालाना 90 लाख तीर्थयात्री आते हैं। रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक अयोध्या तीर्थयात्री के आगमन के मामले में घरेलू आध्यात्मिक केंद्रों को भी पीछे छोड़ने जा रहा है। तिरुपति में सालाना 2.5 करोड़, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने सालाना 80 लाख तीर्थयात्री आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी सुविधा की वजह से अयोध्या बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर सकेगा। अमेरिकी कंपनी जेफरीज इक्विटी रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में मंदिर निर्माण से लेकर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 850 अरब रुपए खर्च किया जाना है। 14.5 अरब रुपए खर्च कर अयोध्या एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा किया गया है। इस प्रकार के 3 और टर्मिनल का निर्माण किया जाना है। अभी सालाना 10 लाख तो दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद सालाना 60 लाख यात्री अयोध्या हवाई जहाज से आसानी से आ जा सकेंगे। 2.4 अरब रुपए के निवेश से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है और इसके अलावा अयोध्या में 73 नए होटल का निर्माण भी पाइपलाइन में है। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से भारत के कुल पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में इससे देश के जीडीपी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी देश की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 6.8% है, जबकि अमेरिका और अन्य विकसित देशों के जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 8% से अधिक की है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्लिम युवाओं ने मिठाइयां बांटकर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया। आपको दिखाते हैं इसकी कुछ तस्वीरें। तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग पूरे देश से
विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसमें शामिल हुए, उन्होंने शिरकत की। तो तस्वीरें सामने आई हैं, लगातार पूरे विश्व से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स मेरठ से, जहां मुस्लिम युवाओं ने भी मिठाइयां बांटकर श्री राम लला के आने का जश्न मनाया। नया सवेरा में बढ़ते आगे, भारत का निर्वाचन आयोग आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगी। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित इस कार्यक्रम में मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुख और प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मतदाताओं को समर्पित राष्ट्रीय मतदाता दिवस की इस साल की थीम है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। समारोह में राष्ट्रपति 2023 के लिए चुनाव संबंधी सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में एक लघु मतदाता जागरूकता फिल्म माय वोट माय ड्यूटी भी प्रदर्शित की जाएगी। निर्वाचन आयोग आज राष्ट्र के लिए अपनी सेवा का 75वां वर्ष मना रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर और आगामी आम चुनाव के मद्देनजर समावेशी चुनाव विषय पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। तो 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, माय वोट माय ड्यूटी। ऋषि हमारे संवाददाता इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, हमने मुख्य चुनाव आयोग का जो उनका संदेश था वो भी सुना, किस तरह से उन्होंने युवाओं का आह्वान किया और साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जो जनजातीय समुदाय हैं इस बार उनकी 100% से करीब उनकी रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनकी भागीदारी देखने को मिलेगी। क्या कुछ हाइलाइट्स रही उनके संदेश की और साथ ही आज क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? देखिए, जहाँ तक आज के मतदाता दिवस की बात करें तो 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, लेकिन इसके अगर मूल में जाएं तो ये मतदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और गणतंत्र के लागू होने से 1 वर्ष पहले लागू हो गई थी। हम जानते हैं कि हमने अपने गणतंत्र को स्वीकार करने से पहले अपनी चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने और पारदर्शी बनाने के लिए और लोगों में भरोसा स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की और लोगों को बताया कि हमारी जो भी सरकार बनेगी वो निष्पक्ष होगी और इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग को नियुक्त किया जाता है। तो सबसे बड़ा अवसर यही है कि इस निर्वाचन आयोग की स्थापना का दिवस है, लेकिन 2011 से इसे मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का मूल संकल्प यही रहा कि हमारी जो पूरी पहुंच है, हमारी जो जड़ें हैं वो मतदाताओं तक हैं और इसमें जो राजनीतिक दल हैं वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य और लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करना मतदाता दिवस का मूल लक्ष्य होता है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आज अपना संदेश भी दिया है मतदाता दिवस के अवसर पर और उनके संदेश का एक ही अगर हम सार निकालें तो वो ये है कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को मजबूत करने और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में एक ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है जिसमें वो अधिक से अधिक मतदान कर सकें। साथ ही साथ जो भरोसा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का वो लोगों का बना रहे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है मतदाताओं के लिहाज से, लेकिन दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग के लिए भी बहुत हर्ष का दिन होता है और इसीलिए वो आज इसको सेलिब्रेट करता है। जी ऋषि, यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि भारत अपने आप में सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है और मतदाताओं की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज वोटर्स डे के लिए पुरस्कार देने वाली हैं, तो समारोह में किस तरीके के जो विजेता हैं उन्होंने किस तरीके का काम किया उस पर नज़र डाली जाएगी और उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार वितरित करेंगी। बिल्कुल, आज जो पुरस्कारों का दिन होता है निश्चित तौर से उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब इसमें चाहे वो लोग हों जो कि निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल हों या वो लोग इस लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसे इतर काम करते हों। जैसे कि मीडिया है तो मीडिया को भी पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी ओर ऐसे युवा जो पहली बार वोट डालने के लिए उन्होंने अगर अपना एपिक कार्ड बनवाया है तो ऐसे युवाओं को भी प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति की तरफ से उनको एपिक कार्ड दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक सेवाओं का इसमें बड़ा योगदान है। भारत निर्वाचन आयोग की जो पूरी प्रक्रिया है उसको सफल बनाने में, तो ऐसे में सुरक्षा से संबंधित
और जो स्वीप का जो कार्यक्रम होता है जिसमें कि जो प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को बताया जाता है कि वोट क्यों डालें, स्वीप के अंतर्गत भी तमाम जो पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। और साथ ही साथ अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों के दौरान जो निर्वाचन की जो कार्यप्रणाली है उसको मजबूत करने और उसमें नए नए तरीके ईजाद करने वाले अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो बेहद खुशी का अवसर होता है उन लोगों के लिए, खासतौर से जो निर्वाचन की प्रक्रिया को मजबूत करने में अपना योगदान देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। और साफ तौर पर यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जो झूठे और जो अफवाह फैलाते हैं हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस पर, उनको भी अब मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर को देंगे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। रेल, सड़क, तेल और गैस तथा शहरी विकास और आवास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं करेंगे राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का करेंगे स्वागत। दोनों नेता जंतर मंतर और हवा महल सहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का करेंगे दौरा। निर्वाचन आयोग की राष्ट्र सेवा के 75 वर्ष पूरे। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, थीम के साथ देश भर में आज मनाया जा रहा है 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी नेशनल वोटर्स डे पुरस्कार। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। आम जनजीवन प्रभावित, रेल और हवाई सेवाओं पर पड़ा असर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस का एक सैन्य विमान यूक्रेन सीमा पर दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार यूक्रेन के 65 युद्धबंदियों सहित सभी 74 लोगों की मौत। कैदियों की अदला बदली के लिए रूस के बेल्गोरोड जा रहा था विमान। खेल की खबरों में भारत की धांसू मुक्केबाज मैरी कॉम ने की संन्यास लेने की घोषणा। 41 वर्षीय मुक्केबाज रिकॉर्ड 6 बार रही विश्व चैंपियन। 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश को किया था गौरवान्वित। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से हैदराबाद में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से टीम इंडिया के लिए सीरीज बेहद अहम। और छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण का आयोजन आगामी 29 जनवरी को होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 3000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों में परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में काफी मददगार साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री छात्रों को परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण का आयोजन आगामी 29 जनवरी को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों से भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा को लेकर देश भर में कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल कार्यक्रम के लिए माईगॉव पोर्टल पर रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 6 गुना अधिक है। इस साल रजिस्ट्रेशन कराने वालों में 2 करोड़ 5 लाख छात्रों के अलावा करीब 15 लाख शिक्षक और 5.5 लाख से अधिक अभिभावक भी शामिल हैं। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम
परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मददगार साबित हुआ है। मैं हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहता था, तो मोदी जी ने जब से मुझे कहा कि एकदम हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, हम जैसे एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि हाँ हमने सारा सिलेबस कर लिया है और हम बिल्कुल अच्छे से देंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर मैंने अपने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, तो बहुत हेल्प भी मिली थी मुझे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया, स्ट्रेस ओके है, इट्स नॉट अ बिग डील। स्ट्रेस होता है, सबको होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हम एक्सेप्ट करें एग्जामिनेशन को। उसे एक समस्या समझने की जगह हमें एक अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, हमारी जितनी भी लर्निंग्स है, हमारी नॉलेज है, उसे प्रूव करने का। मैंने प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पे चर्चा पर कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हुए भाग लिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक शब्दों ने मुझे हिम्मत दिलाई कि मैं भी सफल हो सकती हूँ। उनके प्रोत्साहन से मैंने भी अच्छे मार्क्स लाए और मैं अब अपने मनपसंद कॉलेज में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हूँ। मनोचिकित्सकों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों में परीक्षा को लेकर व्याप्त तनाव और भय को दूर करने में काफी मददगार साबित हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा कुछ वर्षों से होता है और वो सभी वर्ग के छात्राएं उसमें आते हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली उनसे बातचीत करते हैं और उनकी परेशानियां सुनते हैं। छात्राओं का अनुभव है कि उससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है जैसा बताते हैं। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती है, उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, तो उन्होंने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है ओपनली डिस्कस करना, क्योंकि जितना चीज़ों को दबी रहती हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, एंजाइटी देती हैं, जितना आप उसको ओपन में लेके आते हैं तो उससे वो काफ़ी हद तक उसका जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 3000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। छात्रों को इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता है। नितेंद्र सिंह के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। बढ़ते अगली खबर की ओर। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने संसदीय क्षेत्र के कोटला मुबारकपुर में स्वच्छ संकल्प लॉन्च किया है। स्वच्छ भारत और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्वच्छ हरित समुदाय के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के इस अभियान को पुनः चक्रित कचरे का उपयोग कर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए स्ट्रीट फर्नीचर बनाए जाएंगे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता ही सेवा है अभियान के क्रम में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने संसदीय क्षेत्र के कोटला मुबारकपुर में स्वच्छ संकल्प लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र से शुरू हुए स्वच्छ संकल्प प्रोजेक्ट का उद्देश्य रिसाइकलिंग पर ध्यान देने के साथ ही जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के बारे में नागरिकों और दुकानदारों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। अपने ही गृह क्षेत्र से शुरू किया जहां मैं रहती हूं और इस विधानसभा को या अन्य क्षेत्रों को जो जुड़ना चाहेंगे लोगों से हम बात करके इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे और सीधा वेस्ट मैनेजमेंट तक, रिसाइकल तक हम लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद SSBC की प्रबंध निदेशक आलोका मजूमदार ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। HSBC इंडिया में हमारा हम लोग का एक फोकस है कि हम लोग फंड यूज़ करते हैं सॉल्यूशंस बनाने के लिए, एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक सॉल्यूशन निकाले। कार्यक्रम में मौजूद संयुक्त राष्ट्र संघ के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के अधिकारी चांद कौशल ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्यों को आगे बढ़ाने में तकनीक का समावेश जरूरी है। आज की तारीख में कैसे भी इनिशिएटिव्स हों, चाहे इस तरह के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हो किसी भी तरह के हों, उनको मैप करना, उनके साथ तकनीक को जोड़ना बहुत जरूरी है। परियोजना के पहलुओं पर TSL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहिल अरोड़ा ने कहा कि हमारा लक्ष्य वेस्ट को वेल्थ में तब्दील कर वापस इसे समाज को देना है। फर्नीचर, बेंचेस, चेयर्स, नोटबुक्स, पेन्स, ये सब चीज़ें बनाकर हम वापस सोसाइटी को देना चाहते हैं। तो आइडिया बड़ा सिंपल है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको लैंडफिल में ना जाना दिया जाए। TSL के सलाहकार बोर्ड के निदेशक आदेश गुप्ता ने कहा कि 2000 मार्केट एसोसिएशन के लोगों को जोड़कर
रिसाइकिल का अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही तैयार उत्पादों को जरूरतमंदों को दिया जाएगा। मार्केट एसोसिएशन के जितने लोग हैं, मार्केट में जो दुकानें हैं, उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डस्टबिन। उस डस्टबिन में वो सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करेंगे। एवरीडे वैन चलेगी, कलेक्ट किया हुआ वेस्ट रिसाइकल होगा और रिसाइकल होने के बाद में उसको हम लोग यूज करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद यूनाइटेड बे के वाइस चेयरमैन अजय गोवले ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन से स्वच्छ व हरित समुदाय पहल को बढ़ावा मिलेगा। लोगों को ये समझ आए कि किस प्रकार कचरे को अलग करना, अपने स्थान पर ही उसको अलग करना और कचरा रिसाइकलिंग के लिए कैसे भेजा जा सकता है। कचरे में वैल्यू है, कचरा वेस्ट नहीं है। गौरतलब है कि 2 प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित इस परियोजना से एक और जहां मोबाइल संग्रह वैन के साथ घरों और दुकानों से कचरे का संग्रह और उसके बाद इसका पुनर्चक्रण होगा, वहीं जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता मेला, स्वच्छता मोहल्ला जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने संसदीय क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ संकल्प की प्रतिज्ञा दिलाई। केंद्रीय मंत्री की पहल से यहां वेस्ट से वेल्थ में तब्दील करने के लिए कचरे से कंचर बनाने के लिए डिग्रेडेबल प्लांट लगाया गया है। स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से इस कार्य के जरिए एक और जहां स्वच्छ भारत अभियान को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को रोजगार मिलने का बेहतरीन विकल्प भी खुलेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, जया अखबारों की सुर्खियों का। आइए नजर डालते हैं। सुप्रभात संध्या, क्या खास है आज अखबारों की सुर्खियों में? जया सुप्रभात, भावना सुप्रभात। अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो भारत के भरोसे से जुड़ी हुई खबर आज के प्रमुख अखबारों में ली गई है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 5 दिवसीय अपनी यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने ये बात कही और भरोसा जताया कि वैश्विक अविश्वास दूर करने में भारत की भूमिका अहम है। और उन्होंने ये बात भी कही कि शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थायित्व स्थापित करने में नेतृत्वकारी भूमिका भारत निभा सकता है। इस खबर को आज सभी अखबारों ने लिया है। अगली खबर केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से जुड़ी हुई है। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए। इसके साथ एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कि देश को स्वतंत्रता तो 1947 में मिली थी, लेकिन आत्मा की प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई। जी हाँ, अयोध्या में रामलला में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, इसकी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री को बधाई दी गई और इस तरह का एक प्रस्ताव पारित किया गया। अगली खबर की बात करें तो ये है सूर्योदय योजना से जुड़ी हुई, जो कि 22 जनवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद इस योजना की घोषणा की थी। और आज के दैनिक जागरण अखबार ने अपने अर्थ जागरण पेज पर इस खबर को लिया है और बताया है कि इस योजना से किस तरह से लाभ मिलेगा और ये भी बताया कि सौभाग्य योजना की तर्ज पर ही ये महाअभियान चलाया जाएगा। सोलर पैनल जो हैं वो हर घर की छत पर लगाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जाएगा और किस तरह से सब्सिडी दी जाएगी, वो तमाम बातें आज इस खबर में प्रकाशित की गई हैं। और आपको बता दें कि अयोध्या में ही जिस कुबेर टीले पर पौराणिक महत्व जटायु की प्रतिमा स्थापित की गई है, उसको लेकर के आज राष्ट्रीय सहारा अखबार ने बताया है कि उस प्रतिमा को किस तरह से तैयार किया गया। रामवंश सुतार और उनके बेटे ने इसके महत्व को, इसके व्यापक शोध को करते हुए इस प्रतिमा का निर्माण किया था और इसके क्या कुछ, कितना वजन इसका था, किस तरह से प्रतिमा तैयार हुई, वो सारे तथ्य इसमें लिए गए हैं। और हिंदुस्तान अखबार के साथ ही सारे अखबारों ने अपने पहले पेज पर इस खबर को लिया है कि ममता और मान ने दिया गठबंधन को झटका। जी हां, जिस तरह से कल खबर सामने आई कि पश्चिम बंगाल जो है वो गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगा, सारी सीटें ममता बनर्जी जो हैं वो अपने तृणमूल कांग्रेस के बैनर पर लड़ेंगी। इसी तरह से उसके बाद पंजाब ने भी ये बात कही, तो आज इस खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। और चलते चलते हम बात कर लेते हैं अपने दर्शकों की सुविधा से जुड़ी हुई खबर, जिसे आज हिंदुस्तान अखबार ने ही अपने बिजनेस पेज पे लिया है और बताया है कि यदि 31 दिसंबर 2023 को आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं तो आप माफ़ी मांग कर, यानी कि एक व्यवस्था है, जिस तरह का एक पोर्टल है उस पर आप माफ़ी मांग कर, आप बगैर किसी तरह की कोई आपके ऊपर राशि लगाए बिना ही आप माफ़ी मांग सकते हैं और अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तो आज के अखबारों में ये है वो अहम और प्रमुख खबरें। धन्यवाद संध्या। अखबारों की सभी क्षेत्रों को इतने कम समय में समेटने के लिए और दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अखबारों की सुर्खियों के बाद रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है,
हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील इलाकों में भी जारी है। प्रदेश के कांकेर जिले के ग्राम पंचायत कढ़ाई खोदरा में सूचना, शिक्षा और संचार वैन का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान शिविर लगाकर ग्रामवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इनसे लाभ लेने वाले लाभार्थियों से संवाद करने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफर कांकेर जिले में निरंतर जारी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब कांकेर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम पंचायत कढ़ाई खुदरा पहुंची तो स्थानीय लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। इस दौरान धरती कहे पुकार थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के विभागीय स्टॉल लगाए गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने देखा और समझा। वहीं अधिकारियों ने शासन की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा आम लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गयी। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। जितना भी जरूरत, अचानक कुछ भी बीमारी हो जाते तो हम वहाँ पैसा मांगे की जरूरत नहीं पड़े। समूह में जाता तो दीदी मन से चर्चा करके समूह से पैसा उठा के ओकर से अपन कुछ भी जरूरत रहते तेला करथन। और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमला लोन मिलते, जे में लोन बैंक से लोन लेके बकरी पालन सुअर पालन करके छोटे छोटे अपन घर खर्च चलाए बर। मोर बच्चा जन्माइस तक 1 किलो 500 ग्राम के रही से तब 6 महीना हुई तब ऊपरी आहार शुरू करें, दाल पानी खिचड़ी बना के खिलाएं और आंगनबाड़ी से रेडी टू ईट मिले हर सप्ताह ओला हलवा बना के खिलाएं। अब मोर बच्चा स्वस्थ है और मैं भी स्वस्थ हूँ। समूह के माध्यम से हम बचत करें और बचत करके सभी दीदी अपन आजीविका को बढ़ा देबा पैसा ला हमन ब्याज के रूप में बांटे। आजीविका के मिशन से लोन मिलिस, लोन ला हमन अपन आजीविका चलाए बर मशीन खरीदे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। आज सुबह से ही दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है।
मौसम विभाग ने शीतलहर का अगला 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। इस दौरान शीतलहर चलने के साथ ही कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। घने कोहरे के कारण रेल यातायात और विमानन गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार हो गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। और आइए बात करते हैं कारोबार जगत की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोल गैसिफिकेशन के लिए सरकार ने 8500 करोड़ रुपए की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि संबलपुर में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। डीजीसीए ने कुछ लंबे मार्गों पर संचालित उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए एयरलाइन एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने एक हफ्ते में दूसरी बार एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2023 में 29% उछलकर 3,656 करोड़ रुपए रहा। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का मुनाफा 2,832 करोड़ रुपए रहा था। हरित इस्पात पहल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2047 तक स्टील बनाने की प्रक्रिया में कबाड़ की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा है। स्वीडन ने भारत के साथ मजबूत संबंधों को देखते हुए विमानन क्षेत्र में टिकाऊ समाधानों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में भी सहयोग की इच्छा जताई है। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ 52% उछलकर 2,119 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने दुर्घटनाग्रस्त हुए रूसी विमान के विषय में पूर्ण स्पष्टता की मांग करते हुए मॉस्को पर युद्ध के यूक्रेनी कैदियों के जीवन के साथ खेलने का आरोप लगाया है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोगों ने रक्षा मंत्रालय परिसर के पास पहुंचकर सरकार से मांग की है कि हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है उनकी जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। यमन में मौजूद हुती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी और बाब अल मंदब में कई अमेरिकी जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। तंजानिया में विपक्ष ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने और चुनाव आयोग में सुधार के लिए संवैधानिक बदलाव की मांग को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप वहां जारी है, जहां उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पंजाब के कई राज्यों और शहरों में उत्तर प्रदेश के शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एनसीआर में 26 जनवरी तक मध्यम स्तर का, जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत में अगले 5 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ राज्यों में फिलहाल उतनी ठंड नहीं पड़ रही है जितनी उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ बारिश का अलर्ट जारी जरूर किया गया है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना जताई गई है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस संस्करण में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं अयोध्या की कुछ झलकियों के साथ। जी हाँ, आपको दिखाते हैं अयोध्या के तुलसी उद्यान में थाईलैंड समूह द्वारा रामायण की शानदार प्रस्तुति की कुछ सुंदर झलकियां। आप इनका आनंद लीजिए। मुझे जया और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे